मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी बच्चों को कक्षा 7 में पाठ 3 नमक का दरोगा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कहानी के लेखक हमारे प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के लोकप्रिय लेखक हैं। वो आज न रहते हुए भी अपनी कहानियों एवं पात्रों के द्वारा हम सभी में जीवंत हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु काल है 8 अक्टूबर 1936। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक हैं हमारे प्रेमचंद जी। उनका मूल नाम धनपत राय था। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे यशस्वी लेखक में उनकी गणना होती है। वे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण के हिंदी के सबसे अग्रणी लेखक हैं तथा उपन्यासकार सम्राट भी हम इन्हें कहते हैं और उसके नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, लगभग 300 लघु कथाएं, अनेक निबंध तथा कई विदेशी साहित्यिक कृतियों का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। और हमेशा इनकी कहानियाँ ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। कभी कृषि प्रधान पे होती हैं तो कभी गरीबी पे होती हैं। तो इनकी कहानियाँ बड़ी मार्मिक होती हैं, बड़ी सरल होती हैं, बड़ी सुगम होती हैं। सरल भाषाओं में ये लिखते हैं जो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं इनकी कहानियाँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि नमक का दरोगा चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे जो दारोगा रहता है वो बहुत ही ईमानदार है और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। मुख्य पात्र में आपके वंशीधर जी हैं जो दारोगा हैं, ईमानदार दरोगा हैं, जिनसे कह सकते हैं कि किसी भी चोरी और कुछ भी ऐसा जो होता है ईमानदारी के विपरीत, उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की और बहुत ही ईमानदार इन्हें बताया गया। और पंडित अलोपीदीन शहर का जाना माना व्यक्ति है जो कि नमक की तस्करी करता है और दरोगा मुंशीधर उसे पकड़ना चाहते हैं। तो इस कहानी में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह शाश्वत कथन वंशीधर का सटीक बैठता है। उनका व्यवहार आचरण ऐसा रहता है। पंडित अलोपीदीन के द्वारा किए जा रहे 40,000 रुपये भी नमक के दरोगा को अपने न्याय और कर्तव्य पथ पर विचलित नहीं करते हैं। मतलब लालच देता है बंशीधर उन्हें पैसे के लिए, तो वो उसे डगमगाते नहीं और कहते हैं कि तुम मुझे 40,000 नहीं 40 लाख रुपए भी दोगे तो मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ पे ये दर्शाता है कि उनके अंदर लालच बिल्कुल नहीं है, वो सच्चे ईमानदार हैं। अंत में ईमानदारी को ही की ही विजय होती है और पंडित अलोपीदीन ने ईमानदारी के आगे आत्मसमर्पण उनको होना पड़ता है। तो आगे आइए बच्चों हम पाठ देखते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी प्राकृतिक चीज़ें जो ईश्वर हमें देता है, वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। यानी जो ईश्वर से प्राप्त चीज़ें हैं उन्हें बेचना बिल्कुल मना हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंचों यानी गलत सलत बातों का प्रपंच, आपसी में वाद विवाद, एक नई शुरुआत हुई। तो कोई घूस से काम निकालता था। जैसे घूस क्या होता है कि हम किसी से लेन देन करके पैसे के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ा देते हैं जो नहीं भी करना चाहिए। और तो चोरी चालाकी से कोई मतलब घूस से काम करता था तो कोई चोरी कर लेता था और कोई चालाकी से अपना काम निकाल लेता था अपने व्यवहार के अनुसार। तो अधिकारियों के पौ बाहर थे
तो यहाँ पे अधिकारियों की अच्छी कमाई इसी के कारण हो जाती थी। पटवारी के सम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को वहाँ दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। यानी यहाँ पे कह सकते हैं और पदों को और नौकरियां छोड़ के लोग नमक विभाग में प्रवेश लेने के लिए कि यहाँ पे अंदरूनी अच्छी कमाई है, तो वहाँ पे आने के लिए सब लालायित रहते थे। बंसीधर रोजगार की खोज में निकले। बंसीधर यानी जो ईमानदार दरोगा है वो ईमानदार रहता है और वो नौकरी के लिए घर से निकलता है। उसके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। तो एक हम कहते हैं ना कि जब एक बच्चा सत्कर्मी होता है, ईमानदार होता है, तो कहीं ना कहीं उसका गार्जियन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बच्चे को बनाने में पूरा जीवन आदमी व्यतीत कर देता है। तो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं उनका अनुभव ही ऐसा था जो उन्होंने इस तरह का के पुत्र को अच्छी सीख दी। और आगे देखिए क्या होता है, समझाने लगे। उनके पिता जब वो नौकरी के तलाश के लिए जाने लगे तो उनके पिता उनको समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी गरीबी चरम सीमा पे थी, कुछ था नहीं उनके पास। तो उन्होंने अपने घर का वातावरण उनको बताया कि तुम घर की स्थिति को देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं और लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, यानी उनकी बहनों की शादी विवाह का टाइम हो गया है, पर कहीं ना कहीं जो इन ऋण से दबे हुए हैं इस कारण से कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। तो नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, मतलब कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए उस पर ध्यान मत देना। उनका कहने का ये मतलब होता है कि तुम ये ध्यान देना कि जहाँ पे थोड़ा सा ऊपरी भी कमाई हो, एक्स्ट्रा कमाई हो, जिससे घर का खर्च बचा अच्छे से चल जाए, तो इस चीज़ का तुम ध्यान देना। तो ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, ये इन्होंने कहा है। तो मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। मासिक वेतन को इन्होंने क्या कहा है कि महीने की आय जो होती है, जैसे पूर्णमासी का चांद होता है, वो महीने भर में खाली एक दिन दिखाई देता है, उसके अगले दिन से एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो फिर घटते घटते जैसे चांद फिर अमावस की ओर 15 दिन में वापस चला जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने तुलना की है मासिक आय की पूर्णमासी के चांद की। एक ही दिन आता है और धीरे धीरे वो खर्च हो जाता है, महीने में वो उसका पता नहीं चलता है। फिर ऊपरी आय बहुत बड़ा स्रोत है। ऊपरी आय क्या होती है, उससे हमारा इनके पिता का समझाने का अर्थ है कि ऊपरी आय से हमारा जब खर्च वर्च चलेगा तो हमारी जो आय होगी वो थोड़ा बहुत बच भी जाएगी और उसका हम आगे उपयोग कर पाएंगे, जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। इसका मतलब यही है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मतलब बच्चा जब घर से निकल रहा है नौकरी के लिए तो पिताजी ये सारी बातें बता के उनको आशीर्वाद भी देते हैं। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर जो होते हैं पिता की बातों को मानते हैं। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि अब आगे पॉजिटिव सब कुछ होने वाला है, सही होने वाला है। तो शकुन से चले थे। यहाँ पे लेखक प्रेमचंद जी बताते हैं कि अब इनका समय अच्छा। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी जैसे ही ये गए और ये वहाँ पे चुन लिए जाते हैं और दारोगा पद पर इनको रख लिया जाता है। तो वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। मतलब जैसा पिताजी ने कहा था बिल्कुल इनके साथ वैसा ही हुआ। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, यानी उनके पिताजी को यहाँ पे वृद्ध कह के दर्शाया गया है कि जब ऐसा हुआ तो वो फूले नहीं समाये, बहुत खुश हो गए। आगे हम देखते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय था, मतलब ठंडी का टाइम था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। रात का टाइम था, सब सो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और
उत्तम विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, यानी उनका ईमानदारी, उनका कार्य व्यवहार जो है ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं सुकून दिया था और सब इनके ऊपर, बंशीधर जी के ऊपर विश्वास करने लगे थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुनी बहती थी। एक नदी थी जिसका नाम जमुना है, तो वो बहती है। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ है। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। यहाँ दरोगा जी के लिए कहा जा रहा है, बंशीधर जी जो दरोगा हैं, कि वो गहरी नींद से सो रहे हैं। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। यानी वो सो रहे थे, तो रात्रि में होता है कि जहाँ आसपास गंगा नदी होती है, जमुना नदी या कोई तालाब होता है, तो उसकी आवाज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पे जब उनकी हल्की सी नींद खुलती है तो इनको किसकी आवाज़ें, गाड़ी की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है और मल्लाहों का कोलाहल की, मतलब आपस में कुछ लोग मल्लाह वगैरह बातचीत कर रहे हैं, ये आहट मिलती है उनको। वह उठ बैठे और वो उठ बैठते हैं। इतनी रात गए गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती हैं, ये उनके मन में प्रश्न आता है कि इतनी रात हो गई है और गाड़ियाँ ऐसे क्यों आवाज़ कर रही हैं, इस समय कौन होगा। तो अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, यानी इनको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ईमानदार आदमी है और कहीं ना कहीं उसे सही कार्य का समय क्या होता है, गलत कार्य का समय क्या होता है, ये उन्हें पता चल जाता है। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी और डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं, और घोड़े से जा रहे हैं और तेज आवाज में कह रहे हैं कि ये किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, मतलब जब सब दरोगा को देखे कि अरे एकाएक दरोगा जी आ गए हैं, तो सब में आपस में कानाफूसी होती कि ये आ गए, अब देखो क्या होता है। अब आगे वाले ने कहा, पंडित अलौपीदीन की कौन पंडित अलौपीदीन, जो आगे था उसने कहा पंडित अलौपीदीन, कौन पंडित अलौपीदीन, ये बोल रहे हैं कि अलौपीदीन कौन है। तानागंज के, तो सॉरी दातागंज के, तो ये बताते हैं कि दातागंज के हैं। मुंशी बंशीधर चौंके, मतलब इन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। पंडित अलौपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। मतलब इनको आश्चर्य हुआ उस बात का। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, ये उनका परिचय दिया जा रहा है आपके अलौपीदीन का। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। हाँ, तो आगे बताते हैं कि मुंशी जी ने कहा गाड़ियाँ कहाँ आएंगी, तो उत्तर मिलता है कि गाड़ियाँ कहाँ आएंगी, उत्तर मिला कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। इन्होंने पूछा, बंशीधर ने पूछा कि ये जो ट्रक भरी हुई हैं, लगातार कई गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो इन्होंने पूछा कि इसमें क्या है। तो सन्नाटा सा छा गया कि क्या बताएं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए तो मनाही थी। तो दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। वो और स्ट्रिक्ट होके पूछते हैं कि इसमें क्या लदा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ठेले थे। इन्होंने जो इन लोगों के पास डंडे या जो भी औजार होते हैं, तो उससे इन्होंने उसको बोरी को खुरेच के देखा तो उसमें नमक भरा हुआ था, ये इनको पता चल जाता है बंशीधर जी को, जो आपके दारोगा जी हैं। पंडित अलौपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे।
पंडित अलोपीदीन वहाँ के माने जाने रईस थे और वो आराम से एकदम आ रहे हैं यही नदी के पास। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, ये सुबह आ रहे हैं, गाड़ी उनका कह सकते हो कि रथ चल रहा है, तो ये थोड़ा अलसाए हुए हैं। और पूछते हैं, आके दो लोग बताते हैं कि महाराज दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। तो पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, क्योंकि जो लक्ष्मीवान होता है तो उसे इस बात का पता होता है कि किस तरह कमाना है, आगे किस तरह से इन्वेस्ट करना है। और ये लोग लेन देन में पैसा वगैरह भी दे देते हैं दरोगा वगैरह को। तो आगे पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो इन्हें विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में सुकून ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्होंने बताया है कि न्याय जो होता है, धर्म जो होता है, और नीति जो है, पॉलिटिक्स जो होती है, वो सब किसके प्रतीक हैं? लक्ष्मी के प्रतीक हैं और खिलौने हैं। इन्हें वे जैसे चाहती हैं वैसा नचाती हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे पिछले टाइम में इनके साथ जैसा होता है उसके अनुरूप ही ये इनका विचार रहता है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह इन्होंने उन दोनों से कहा। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए और इन्होंने मुंह में पान लिया और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए, हाँ, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी? ये बंसीधर जी से अलोपीदीन पूछते हैं कि आपने यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों रोक दी हैं, हमसे क्या गलती होगी? बंसीधर रुखाई से, मतलब थोड़ा सा क्रोधित भी है, रुडली बोल रहे हैं, रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। ये उनके शब्द हैं कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और ना ही हम सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप हैं। ये उनकी कह सकते हैं वाक चातुर्य है। कहीं ना कहीं अपने शब्दों से उनको लुभाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लुभाना चाहते हैं। तो हमारे सरकार तो आप हैं, ये शब्द कहते हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? भला आपने आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया है, यानी आधी रात को आपका आना, आपका जगना, ये आपका व्यर्थ ही है। ये कह रहे हैं कि आप आराम ही करते और बाकी जो आगे होता हम देख लेते। यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट ना चढ़ाएं। मतलब इनका भेंट चढ़ाने का मतलब है रुपए का लेन देन। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो पैसा लेके खुद ही आपके पास चला आता। बंसीधर पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि जो ईमानदार होता है उसके ऊपर इस लेन देन का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। तो ईमानदारी की नई उमंग भी थी, नई जॉब थी, तो इतना अनुभव भी नहीं था उनको, तो इसके ऊपर उनका कोई, तो कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देते हैं। यानी जो लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं, ये बता रहे हैं अपने बारे में बंशीधर जी की मैं ऐसा नहीं हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं। क्रोधित होके बोल रहे हैं कि मैं आपको हिरासत में ले रहा हूँ। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। ये अब सारा सरकारी इनको नियम बता रहे हैं। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह जो इनके साथ आए हुए हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। बंसीधर थोड़ा कड़क होके इनसे बोलते हैं। ओके, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।